अखिल चेतन को बार बार मना कर रहा था कि भाई मत जा यहाँ पे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख यार, माहौल भी कितना मनहूस सा हुआ है। लेकिन चेतन कहता है कि भाई बात सुन, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गाड़ी में तो हम रह नहीं सकते। रह दे के इस जगह पे मुझे सिर्फ यही ठिकाना नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर नहीं जाते, देखते नहीं है कुछ है कि नहीं, तो क्या करेंगे? तू कोई और रास्ता बता दे मुझे। चेतन कहता है कि भाई फ़ोन करते हैं, कोई हेल्प आ जाएगी। और अमन कहता है कि अगर ना आई तो भाई वोट अब 2:1 हो चुका था। अखिल को दोनों की बात माननी पड़नी थी। लेकिन जहां पर ये जा रहे थे, इनको नहीं पता था कि ये किस खौफ के मंजर में जाने वाले हैं। शायद ताउम्र पछताएं। लेकिन फिलहाल के लिए चेतन और अमन को वही राहत नजर आ रही थी जो उनके लिए कुछ समय बाद आफत बनने वाली थी। कहाँ गए थे ये, क्या हुआ इनके साथ? शुरू करते हैं किस्सा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है आपसे कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक हाइप करना मत भूलिएगा। किस्सा आपको कैसा लगा बाद में कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अखिल, चेतन और अमन, ये तीनों दोस्त, ये आए थे कश्मीर की सुहावनी वादियों में घूमने फिरने अपनी गाड़ी पे। अब ये श्रीनगर, पहलगाम, आसपास के जितने टूरिस्ट प्लेसेस थे, जितने और सुहावने प्लेसेस थे, सबको घूमते हैं। आज इनका आखिरी स्टॉप था। आखिरी स्टॉप था गुलमार्ग। गुलमार्ग पर पड़ी हुई बर्फ बहुत लुभावनी लग रही थी। सर्दियां वैसे जाने को थी, लेकिन कई जगह पर बर्फ पड़ी हुई थी, कई जगह पर बर्फ की मोटी चादर थी, कहीं कहीं बर्फ पिघल भी रही थी। ये प्रोग्राम बना के चले थे कि भाई श्रीनगर में इन्होंने होटल लिया था और गुलमर्ग है वो कुछ 50 किलोमीटर के आसपास है श्रीनगर से। ये गुलमर्ग जाएंगे सुबह के समय में, दोपहर तक मस्ती वगैरह करेंगे और उसके बाद ये वापसी करेंगे। लेकिन शाम होते होते इनको पता ही नहीं लगा कि इन्होंने कितना समय बर्बाद तो नहीं किया, लेकिन एंजॉय किया। गुलमर्ग की वो वादियाँ या फिर गुलमर्ग का वो गोल्फ कोर्स काफ़ी बढ़िया लग रहा था। अब धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लगा था और ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ से चलते हैं। हालांकि ये इस चीज़ को लेकर पछता रहे थे कि हम अपना अगर सामान यहीं पर ले आते तो यहीं पर होटल में कहीं रुक जाते। गर्म कपड़े इनके पास थे नहीं और सर्दी बढ़ रही थी, इसलिए इनको था कि भाई ये जल्दी से बढ़ते हैं। किस तरफ? श्रीनगर की तरफ, जो 50 किलोमीटर दूर था और रास्ता लंबा ही था, पहाड़ी रास्ता था, साथ के साथ ही बर्फ पड़ने का भी था अनुमान और ठंड तो बहुत बढ़ चुकी थी। अब ये गाड़ी उस तरफ डालते हैं, लेकिन अमन जो कि गाड़ी चला रहा था वो ये नोट करता है कि जो गाड़ी है वो गैप ले रही है। जैसे कई बार, अब मुझे वो पर्टिकुलरली एक वर्ड याद नहीं आ रहा, गाड़ी कई बार बीच में जैसे चलते चलते थोड़ा सा जंप लेती है, या मुझे बल्कि सब बताइएगा, भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। उसकी वजह से अमन को ये अंदेशा हो रहा था कि गाड़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि बीच में पहाड़ी रास्ता होने की वजह से कहीं पर गाड़ी को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वहाँ पर पावर लूज़ कर गई, या अगर सिंपल भाषा में करेगी बीच बीच में गाड़ी पावर लूज़ कर रही थी। अब जब ये अमन इनको कहता है कि मुझे दिक्कत लग रही है, एक बार एक गाड़ी रोक के देखते हैं, जितनी कि इनको नॉलेज थी उस हिसाब से इनको कुछ ज़्यादा लगता तो नहीं, लेकिन अब जब ये गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के साथ ही बंद हो जाती है, और अब बीच बीच में गाड़ी चलते चलते बार बार रुक रही थी। ऊपर से अंधेरी रात हो रही थी, शायद बर्फ़ पड़ने वाली थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी इनके अनुमान से, क्योंकि ये आए थे दिल्ली से। दिल्ली के हिसाब से इतनी ठंड ये बर्दाश्त कर नहीं पा रहे थे। कपड़े भी इन्होंने शौक शौक में इतने मोटे नहीं डाले हुए थे कि ठंड से बचा सके। रह कर गाड़ी में चल रहा हीटर इनको थोड़ी सी राहत दे पा रहा था, लेकिन जब गाड़ी ही रुक जाएगी तो हीटर क्या करेगा। अब जो सड़कें सुबह के समय में, दोपहर के समय में काफ़ी आबाद थी, अब वो वीरान हो चुकी थी। रास्ते में कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसी दुकान नज़र नहीं आ रही थी जहाँ पर ये कुछ समय बैठ सकें, चाय वगैरह पी सकें। परिस्थिति थोड़ी सी ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अब जब गाड़ी अपनी पावर लूज़ कर रही थी तो अचानक से नज़र आता है एक बोर्ड, टूटा हुआ बोर्ड। वहाँ पर लिखा हुआ था
रेस्ट हाउस देखता है अमन। कहता है यार देखो, यहाँ पर कोई रेस्ट हाउस है, क्यों ना रात को यहीं पे रुक जाए। अखिल कहता है यार ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगा गाड़ी वहां तक पहुंचेगी, और रास्ते में अगर और कहीं रुकी, हमें इतना लंबा सफर तय करने के बाद सिर्फ एक यही बोर्ड नजर आया जहाँ पर कुछ रिहाइश वगैरह हो सकती है। अब किसी के घर तो जाने से रहे, लेकिन यहाँ पर अगर कोई जो भी रेस्ट हाउस या ये गेस्ट हाउस जो भी है, अगर यहाँ पे हम रुक जाते हैं रात के समय में तो भाई किसी तरीके से हमारा हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चेतन कहता है भी बिल्कुल ठीक है। अब ये गाड़ी मोड़ लेते हैं उस तरफ। कच्चा रास्ता था, बोर्ड एक ही लगा हुआ था, सिर्फ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। घूमते घूमते ये अब जंगल के आसपास आ चुके थे। डर भी लग रहा था कि भाई ये कौन से रास्ते में इतनी दूर गेस्ट हाउस बनाता है या गेस्ट हाउस बनाता है, लेकिन फिर भी अब इनके पास कोई और चारा नहीं था। कुछ ही दूर आगे जाकर इनको बर्फ की चादर दिखाई देती है, और उसी बर्फ की चादर में एक इनको इमारत दिखाई देती है। शायद यही था ये रेस्ट हाउस। अब ये गाड़ी से उतरते हैं, आसपास देखते हैं, एक आधी बाइक लगी हुई थी, उसके अलावा कुछ और व्हीकल था नहीं, शायद और कोई नहीं था यहाँ पे। लेकिन अब इनके पास और कुछ चारा नहीं था, ये उतर के आगे जाना शुरू करते हैं। अचानक से देखते हैं कि एक लड़की है जो अकेले ही खेल रही है। इतनी बर्फ में अकेली लड़की, रात हो चुकी है, और आसपास के जंगल ये बयां कर रहे हैं कि जरूर ही यहाँ पर कोई ना कोई जानवर तो होगा ही। कितने लापरवाह लोग हैं जो ऐसे बेचारी एक बच्ची को अकेले खेलने दे रहे हैं। खैर, ये चेतन उसकी तरफ देख के थोड़ी सी स्माइल पास करता है, लेकिन वो लड़की कोई भी इशारा नहीं करती और जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाती है। अखिल चेतन को कहता है कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, वातावरण में मुझे बड़ी मनहूसियत सी लग रही है, चलते हैं यहाँ से, आगे कहीं और देखते हैं, और नहीं तो और अभी 20 से 22 किलोमीटर हम गुलमर्ग से आएंगे, वापस चलते हैं। चेतन कहता है कि भाई ऊंचाई की तरफ है और दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी आ गई हमारा साथ छोड़ रही है। अमन भी उसी की सोच में था कि नहीं भाई यहीं पे रुकते हैं। अखिल कहता है यार मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यार हमें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। अब वोट 2:1 हो चुकी थी, बात माननी पड़नी थी, इसलिए अब अखिल करता तो क्या करता। ना चाहते हुए भी ये चेतन और अमन के साथ अंदर जाता है। अंदर देखता है रिसेप्शन पर एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी कश्मीरी वेशभूषा में बैठा हुआ था। शायद इनके आने को वो नोटिस भी नहीं करता। ये रिसेप्शन के पास जाते हैं और थोड़ा सा थपथपाते हैं। बाबा जी। अचानक से बाबा शायद किसी एक जगह पर टकटकी लगा के देख रहा था, वो धीरे से ऊपर आँख करता है। हाँ हाँ जी बोलो। यहाँ पर ये रेस्ट हाउस है, कुछ रुकने का प्रबंध है यहाँ पर? हाँ है, आप बताओ। तो ये हमने पूछना था कि हम 3 हैं तो एक रूम में रुक सकते हैं? हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, बड़ा रूम है। तो दरअसल बात ऐसी है कि हमारी गाड़ी में थोड़ी सी समस्या आ रही है, हम रात का सफ़र करना नहीं चाहते, तो अगर अब हम साथ में कुछ कपड़े वगैरह नहीं लेकर आए थे, तो गुलमर्ग घूमने आए थे, हमें सोचा था श्रीनगर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है, तो अगर अच्छा सा बढ़िया सा गर्म कंबल वगैरह होगा ना। तो वो सुनकर बाबा कहता है कि मिल जाएगा, चिंता नहीं करने। अब वो उनके सामने एक चाबी रखता है फर्स्ट फ्लोर की और कहता है कि जाओ, हाँ एक बात का ध्यान रखना, खाना खाया? कहते हैं जी हाँ खा लिया। कुछ चाहिए, चाय वगैरह? जी हाँ हाँ चाय तो चाहिए, मैं भिजवाता हूँ, मैं खुद ही ले आऊँगा। नहीं 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 आप मत आना, आप ऐसा करना, हमें फ़ोन वगैरह है नीचे? नहीं फ़ोन नहीं है। आवाज़ लगा सकते हैं, सुन जाएगी? हाँ हाँ, ये चाय लेने आ जाएगा। बाबा कहता है चाय पीने के बाद जब रात घनी हो जाएगी, यानी कि 10-11 बजे के बाद का समय हो जाएगा, तो एक बात का ध्यान रखना है, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक बात मैं समझाई देता हूँ, चाबी मैं वापस ले लेता हूँ अगर तुम्हें ये रूल फॉलो नहीं करना तो। ये सोचते हैं कि भाई ऐसी भी क्या बात है, हर सोचते हैं भाई अब यहाँ पर और कोई तो चारा हमें नज़र आ नहीं रहा, तो रहता है कि यही है कि जो बाबा कह रहे हैं। हमने वैसे भी बाहर जाके करना क्या, हमको यहाँ पर घूमने आए थे, वो घूम लिया, अब यहाँ पर तो भाई हमने रात ही गुजारनी जैसे तैसे करके। कहते हैं ठीक है बाबा जी, अब ज़्यादा सवाल जवाब वो करना
पसंद नहीं करते। उनको लग रहा था कि बाबा खींच जाएगा और ऐसा ना हो कि हमें कमरा देने से मना कर दे, फिर हम कहाँ जाएंगे। अब अचानक से अमन की नज़र भी उस लड़की की तरफ जाती है जो बिल्कुल कॉरिडोर के कोने में खड़ी थी, और वो उसकी तरफ देखती है। अमन उसकी तरफ देख के स्माइल पास करता है। उसके पॉकेट में एक चॉकलेट होती है, वो चॉकलेट निकाल के उसकी तरफ रखता है, दिखाता है उसको, लेकिन वो अचानक से आगे की तरफ चली जाती है। जो कमरा शायद खुला होगा, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने कमरा वो लिया हो। अब ये सीढ़ियों पर जाते हैं, सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, कमरा देखते हैं, कमरा ठीक था। कंबल वगैरह चेक करते हैं, कंबल बहुत गर्म थे और बेड भी बड़ा था, 3 जाने जैसे तैसे करके सो सकते थे। कुछ समय बाद धीमी धीमी बाबा की आवाज़ आती है और उनमें से एक जाना चाय ले आता है। चाय पीते हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होती है। खाना ये झूठ बोल कर आए थे कि भाई इन्होंने खाना खाने का सामान ले आए, खाना ये लेकर आए नहीं थे। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी, बिस्किट्स वगैरह या कुछ थे। उसका कारण था कि अमन, अखिल और जो चेतन है, ये तीनों बिल्कुल वेजिटेरियन थे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे मैं किसी रिलीजन स्पेसिफिक या फिर उस हिसाब से नहीं, रीजन स्पेसिफिकली भी इस इतनी ठंडी जगह में नॉन वेज या फिर सूप वगैरह जो सारे नॉन वेज होते हैं, और इनको था कि कुछ बर्तन वगैरह इतने वो मतलब इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट थे कि बर्तन वगैरह भी कुछ सेम बर्तनों में बना होगा तो हम खाने का करते हैं। तो इन्होंने अपना सामान वगैरह वैसे ही पहले लिया हुआ था, जो ये खा पी के अपना गुजारा कर लेंगे चाय के साथ। अब ये चाय वगैरह पीते हैं, खाते हैं, वहीं पे रख देते हैं, गिलास की सुबह देंगे और दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। हालांकि कॉरिडोर के बाहर से रोशनी लाइनों में आ रही थी। जो दरवाज़ा था उसमें कुछ हल्की हल्की दरारें थी, जिससे कॉरिडोर की जो बाहर की लाइट थी वो अंदर आ रही थी। लाइट वो बंद करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद अमन कहता है कि भाई मैं वॉशरूम हो आता हूँ, तो अभी सोने का दिल कर रहा है तुम्हारा? कहता है नहीं, सोने का दिल तो नहीं कर रहा। तो यार हम बातें वगैरह करते हैं। और साथ में भाई ये दद्दू ये क्यों कह रहे थे कि भाई दरवाज़ा मत खोलना, क्या चीज़ है? कहता पता नहीं क्या है यार, लेकिन भाई मैं अगर वो ना भी कहते मैं तब भी ना खोलता। अखिल कहता है। तो कहता क्यों भाई? कहता भाई देख, माहौल देखा कितना अजीब सा है, आसपास जंगल ही जंगल, सिर्फ एक ही हट सी बनी है, जो भी है जितनी भी है वो भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है। ऊपर से बाबा देख कितने बुरे लग रहे हैं, वो तो पता नहीं कौन सी सदी के लग रहे हैं। और वो बच्ची देखी, वो बच्ची ऐसे जैसे मानो वो बच्ची ना हो, बच्ची रोबोट हो। और एक और चीज़ है कि उसमें कोई भाव नहीं, ना स्माइल कर रही है ना कुछ अजीब सा। और इतनी ठंड में वो अकेली कैसे खेल रही है भाई? कुछ चीज़ें अजीब तो थी, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा ताल्लुकात रखती नहीं थी, क्योंकि इनको तो अगले दिन सुबह सुबह चले जाना था। खैर अब ये सोचते हैं कि ठीक है यार। अब ना चेतन उठता है, चेतन कहता है चलो मैं वॉशरूम होके आता हूँ। चेतन वॉशरूम जाता है। अब ना जो वॉशरूम था उसके ऊपर जो एग्जॉस्ट फैन की खिड़की होती है, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन ग्रिल्स लगी हुई थी। अब ना चेतन वॉशरूम यूज़ कर रहा था, अचानक उसको महसूस होता है कि उसको ऊपर से कोई देख रहा है। उसको लगता है कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे कोई कौन होगा, लेकिन जैसे ही देखता है चमकती हुई उसकी आंखें दिखती हैं, और ऐसे उसको महसूस होता है कि उसके पीछे किसी ने ऐसे मुंह खोला है। जैसे ही ये नज़ारा देखता है, चेतन चीखें मारता मारता बाहर की तरफ भागता है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, ये दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या हुआ भाग, क्या हुआ? कहता है यार वॉशरूम में कोई है वॉशरूम में। कहता है कैसे वॉशरूम में भाई कोई है, हमारा कमरा है कोई? कहता नहीं नहीं भाई मैंने बाहर की तरफ देखा है। बाहर की तरफ? कौन से बाहर की तरफ? अरे भाई जो एग्जॉस्ट फैन वाला होता है ना, उसके बाहर की तरफ कोई देख रहा है। कहता दिमाग तेरा खराब है भाई, फर्स्ट फ्लोर से कौन बाहर की तरफ देखेगा? ये मैंने उसको कह रहा था। अब क्या होता है, अचानक से धम की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर कूदा है। जैसे ही आवाज सुनता है, मन जल्दी से भाग के बाहर से दरवाजा बंद कर देता है वॉशरूम का। अब दरवाजे से आवाज आ रही है, बिल्कुल ऐसी हल्की हल्की। ये तीनों डर जाते हैं। कौन आ गया? चोर आया या लुटेरा आया या भूत आया? ये आवाज लगाता है चेतन, कौन है कौन है? आवाज कोई नहीं आती, बस एक इस तरीके से। अब ये तीनों डर के मारे कांप रहे थे। अखिल जल्दी से उठता है, कहता मैं
जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाबा से पूछता कौन है। रुक तो रुक 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 भाई, दरवाज़ा नहीं खोलना, उसने कहा था दरवाज़ा नहीं खोलना, क्यों दरवाज़ा खोल रहे हो? अखिल को एकदम से याद आता, हाँ हाँ सच सच, क्यों नहीं खोलना था दरवाज़ा यार? अरे इसी पर तो हमने डिस्कशन करना था, लेकिन ये भला क्या है, कौन आ गया अंदर? या कोई चोर लुटेरा है? नहीं नहीं नहीं, अखिल कहता है मैं तो पहले ही कह रहा था भाई यहाँ पर कोई समस्या है, मुझे नहीं ठीक लग रहा था, मेरा हो रहा है ऐसा, मुझे गड़बड़ लगती है, कुछ ना कुछ समस्या है भाई। लेकिन वो आवाज़ धीमी 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 होती बंद हो जाती है। अब उस कमरे में शांति थी। सिर्फ शायद कुछ खटखटाने की आवाज आ रही थी तो वो तीनों के दांत आपस में टकरा रहे थे, सर्दी की वजह से, खौफ की वजह से। ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, काटो तो खून नहीं, ये इनकी हालत बनी हुई थी। जो इन्होंने महसूस किया था या जो चेतन ने देख लिया था, उसके बाद अभी ये कहना गलत नहीं था कि ये जो रेस्ट हाउस था ये हॉन्टेड था, लेकिन अब ये फंस चुके थे। फिलहाल के लिए इतने सेफ तो थे कि जो आवाज़ आ रही थी वो वॉशरूम के अंदर से आ रही थी, बाहर से कुंडी लगाई थी, शायद वहाँ से कोई बाहर ना आ सके। लेकिन अभी ये सोच ही रहे थे, इस चीज़ को लेकर रिलैक्स हो ही रहे थे कि बाहर से तेज से खटखटाने की आवाज़ आती है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, एक बूढ़े आदमी की आवाज़, जानी पहचानी आवाज़ जो कुछ समय पहले इन्होंने रिसेप्शन के दूसरी तरफ से सुनी थी। अब अमन कहता है बाबा हमने तो नहीं नहीं खाना मंगवाया नहीं हमने तो। अरे नहीं, रात का समय है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, गर्म खाना खाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ठीक लगेगा। अखिल कहता है बाबा हम वेजिटेरियन हैं, हम नहीं वेजिटेरियन खाते हैं। ये भी वेजिटेरियन ही है बेटा। दरवाज़ा खोलो और खाना ले जाओ, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जा रहा और साथ के साथ ही खाना ठंडा हो जाएगा। अमन झट से कहता है हमें खाना नहीं चाहिए, आप चले जाओ। दरवाज़ा फिर खटकता है, क्योंकि अब इनको ये मालूम हो चुका था कि दरवाजे के उस पार कोई बूढ़ा नहीं है, कोई वो रिसेप्शन का बाबा नहीं है। दरवाजे के उस पार है मौत, इन तीनों की मौत, जो इनका इंतजार कर रही है कि कब दरवाजा खुले और कब ये शिकार बना दे, इन तीनों का शिकार। कुछ देर तक वो बाबे की आवाज आती रहती है, आती रहती है, दरवाजा खोलो खाना ठंडा हो जाएगा, और फिर वो आवाज आनी बंद हो जाती है। अब कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं थी कि दरवाजे के उस पार कौन था, बाबा नहीं प्रेत था। कुछ समय बाद दरवाजा फिर से खटकता है, बड़ा ही सॉफ्ट। अंकल अंकल प्लीज मुझे बचाओ, मम्मी पापा कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे, मुझे ठंड लग रही है, मैं ठंड से मर जाऊंगी। जैसे ही तीनों ये बात सुनते हैं, चेतन, अखिल और अमन की नजरों के सामने वही बच्ची आ जाती है, वही बच्ची जो कुछ समय पहले बाहर खेल रही थी, जिसको कुछ समय पहले उन्होंने इस रेस्ट हाउस के अंदर देखा था। अब ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, अरे यार बच्ची है, बच्ची है यार, इसके लिए तो दरवाजा खोल देते हैं। तीनों में मतभेद था, शायद उनका अपने आप से भी मतभेद था। वो इस बात को शायद तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में कोई बच्ची है या फिर मौत। तीनों हाँ ना में लगे थे, नहीं नहीं यार बच्ची 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 होगी, अगर बच्ची हुई तो सुबह हमारे दरवाजे के सामने मरी पड़ी हुई, तो फिर क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं, अगर प्रेत हुआ तो उसकी जगह हम मरे पड़े होंगे। नहीं नहीं, रुक 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 रुक, चेतन कहता, वो मैं दरार है ना, दरार से देखता हूँ दरवाजा कौन खटखटा रहा है। चेतन हिम्मत करके धीरे धीरे बढ़ रहा था, दरवाजा बड़ा सॉफ्ट खटखटाया जा रहा था। चेतन दरार से देखता है, बच्ची उसको नजर नहीं आती।
नजर आती है एक बूढ़ी औरत, सफेद आंखें, काले दांत, हंसती है, ऊंची सी बोलती है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। एकदम से चेतन पीछे की ओर गिरता है और तीनों फिर एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बच्ची नहीं थी, वो थी साक्षात मौत। कुछ समय तक यही सिलसिला चलता रहता है, फिर सब शांत हो जाता है। ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। अचानक से जो खिड़की थी धमकी आवाज आती है, जैसे खिड़की को कोई हाथ मार रहा है। बनिस्पत छोटे हाथ डर रहे थे, अगर शीशे की खिड़की टूट गई तो हम क्या करेंगे? दरवाजे से नहीं, अगर मौत खिड़की से आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? दरवाजा खोलना पड़ेगा और वहां पर भी मौत, वॉशरूम का दरवाजा खोलना पड़ेगा, वहां पर भी मौत। क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समय तक वो आवाज आती रहती है, फिर वो आवाज आना बंद हो जाती है। अमन हिम्मत करता है, धीरे से वो पर्दा पीछे करता है, देखता है कि खिड़की के दूसरी ओर छोटे छोटे निशान थे हाथों के, जैसे किसी बच्ची ने मारे हो। उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है। जैसे ही वो देखता है, वो बच्ची अब भी खेल रही थी। रात के 2 बजे एक बच्ची कैसे खेल सकती है जब इतना सुनसान हो और इतनी ठंड? इनके कमरे के अंदर हड्डियां तक कंप आ रही थी खौफ से, ठंड से। वहीं वो बच्ची बाहर आराम से ऐसे झूला झूल रही थी जैसे मानो उसको ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवरों का कोई खौफ नहीं, प्रेतों का कोई भी उसको अंदाजा नहीं, जंगल का कोई डर नहीं। अमन देख रहा होता है उसकी तरफ। वो झूले जा रही थी, झूले जा रही थी, और जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है, उसकी सफेद आंखें ये बयां कर देती है कि जिसको हमने शाम के समय में देखा बाहर खेलते हुए, जिसको हमने उस रेस्ट हाउस के अंदर देखा, और जिसको हमने देखा अभी झूले पर झूलती, वो कोई इंसान नहीं है, वो है आत्मा, बच्ची की आत्मा। ये जल्दी से आगे करते हैं पर्दा, फिर दुबक के तीनों जाने बैठ जाते हैं। अब वो इतना डर चुके थे, बीपी इनका इतना लो हो चुका था डर की वजह से, कि मानो ये एक तरह से बेहोश ही हो जाते हैं। कुछ समय बाद फिर से दरवाजे के खटकने की आवाज आती है। अरे भाई, जाना नहीं है? अरे कब से दरवाजा खटखटाए जा रहा हूं, बच्चों खोलो दरवाजा। अचानक से अमन की जाग खुलती है। वो डर के की तरफ देखता है, अखिल की तरफ देखता है, चेतन की तरफ। अरे भाई क्या, अरे भाई उठो उठो उठो, दरवाजा फिर खटखटा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? गलती से भी खोल मत देना। दरवाजे के दूसरी ओर बाहर आती है। अरे भाई उठो, भाई उठो, जाना नहीं है बेटा, देखो समय कितना हो गया है, 11:30 बज चुके हैं बेटा। जैसे ही ये मोबाइल पर देखते हैं 11:30 यानी 11:30 AM, ये जल्दी से उठ के पर्दा पीछे करता है। धूप खिली हुई थी, शायद जिसका इंतजार ये उस लंबी रात में कर रहे थे। ये जल्दी से इन दोनों को उठाता, वो भी हड़बड़ा के उठते। क्या हुआ? फिर दरवाजा खटका, लेकिन सुबह है, क्या करें, दरवाजा खोले? कैसे यार, सुबह में भी तो, दिन में भी भूत मार सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो बाबा कह रहे हैं जाना नहीं है, 11:30 हो चुके हैं, क्या करें? तो बाबा ने कहा था रात के समय में दरवाजा नहीं खोलना। ऊपर से बाबा की आवाज आ रही थी, अरे भाई उठ जाओ, उठो बेटा, उठे नहीं अभी। अब सोचते हैं कि रात कहा था, रिस्क लेते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने उनके वही बूढ़ा आदमी था। अखिल तो रोते रोते बाबा को गले लगा लेता है। बाबा जी आप ही हो ना, सच में हो? ये सुबह हो गई है, ये हमें लग रहा है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? अरे आपने हमें मरवा दिया था। कहते क्या हुआ? आपको सब कुछ पता था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं कहा? किस बारे में बेटा? आप अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर वो बाबा को बेड पर बिठाते हैं और कहते हैं, अरे बाबा आपने हमें कहा था कि रात के समय में दरवाजा नहीं खोलना, हमने आपकी बात मानी, पर जो जो हमारे साथ हुआ
वो आप अगर मैं पहले बता देते यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम कभी भी यहाँ पर रुकते ना, अरे हम गाड़ी में ही रात बिता लेते। बाबा कहता लेकिन हुआ क्या? तो ये सारी बात बताते, कहते ना 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 तुम्हें वहम हुआ होगा। अरे मैंने दरवाज़ा इसलिए कहा था कि ना खोलना, कि यहाँ पर रात के समय में हम दरवाजे तो बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोशनदान हैं जहाँ से कई बार जानवर अंदर आ जाते हैं। कई बार यहाँ पर कुछ और ऐसे भी सांप वगैरह पाए जाते हैं, तो हम दरवाज़ा खोलने को परहेज कराते हैं ताकि कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए। और साथ के साथ ही कई बार कोई चोर लुटेरा वो भी यहाँ पर आकर हाथ आजमाने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने कहा था कुछ भी हो जाए दरवाज़ा ना खोलना। लेकिन जो तुम कह रहे हो, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अब अखिल कहता है वो बच्ची बच्ची तो आपने भी देखी थी। बाबा कहते हैं कौन सी बच्ची बेटा? अरे जब हम आए थे हमने कहा ना वो झूले वाली बच्ची। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कब देखी? वो कहते हैं अरे आप जब हम आए थे वो बाहर खेल रही थी, और जब हम बाद में अंदर आए तो वो कॉरिडोर के दूसरे हिस्से में थी। बाबा कहते हैं कि बाकी सारी बातों पर मैं तुम्हारे विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन उस बात पर किया जा सकता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले एक पेरेंट्स की गलती की वजह से एक बच्ची की जान गई थी। कहते हैं कई बार वो नजर आती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो फर्स्ट फ्लोर पर थी और वो खेलती खेलती खिड़की खुली थी, सीधा नीचे मुंह के बल बर्फ में गिरी जाकर। जब तक उसको वहां से उठाया जाता, सांस घुटने की वजह से, हड्डी टूटने की वजह से रीढ़ की उसकी जान जा चुकी थी। कईयों को वो कभी कभी नजर आती है, लेकिन मुझे कभी नहीं आई नजर। लेकिन इनको सिर्फ वो बच्ची नहीं, और भी बहुत कुछ नजर आया। बाबा कहते हैं नाश्ता तैयार। कोई नाश्ता नहीं, बस हमने जाना है। ये जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। पैसे तो पहले ही दे चुके थे। बाबा को 200-300 और देते हैं कि बाबा माफ़ करो हमें। गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं श्रीनगर की तरफ। कसम खाते हैं कि भाई रास्ते में नहीं रुकेंगे, गाड़ी के अंदर रह लेंगे, इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। इस किस्से को मैं जितना था हॉरर, उम्मीद है मैंने उस पर खरा उतरा, उसको मैंने नरेट करने की उस सबसे कोशिश की। प्लीज़ आप बताइएगा कि कैसा कैसा आपको नरेशन कैसा लगा। तो ये था किस्सा भाई। कश्मीर का किस्सा काफ़ी समय बाद आया, बहुत देर बाद आया, मतलब शायद 100 एपिसोड बाद ही आया जहाँ तक मुझे आइडिया, लेकिन ज़बरदस्त आया। मुझे तो बड़ा मज़ा आया नरेट करने में, डर भी लगा सच में। आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताना। और अब हम बढ़ते हैं, नहीं, इससे पहले हम बढ़े अगले किस्से की ओर। आप अपना काम कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और क्या करना है, शेयर और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला किस्सा बहुत अजीब है फिर से। भाई किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आप देखो जस्टिस क्या होता है। जस्टिस ये होता है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप उसको कानूनी तौर पर एक ऐसी सजा दिलवाएं जो सच में जस्टिस करे उसके गुनाह के साथ। लेकिन काले जादू, इस तरीके की चीज़ों से, या धोखाधड़ी किसी ने कर दी, अगर आप कानूनी केस हार बे के किसी वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ इस तरीके से करें जिससे उसका बुरा हो। मतलब कह रहे हैं, मैं समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि भाई भगवान है। जब आप अपने हाथ खड़े कर लेते हो ना कि परमात्मा अब आप ही देखो, तो फिर वो देखते हैं। कभी नहीं कोई कहता कि बुरा करो, क्योंकि उसका अंजाम कई बार भुगतना पड़ता है। अनिल का ये किस्सा इसी बात की गवाही देता है। अनिल बस अपना रोज का जो कैब का काम है वो खत्म करके अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था। जैसे जैसे वो वीरान सड़कों से दिल्ली की अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, उसको दूर से एक आदमी हाथ देता दिखाई देता है। जैसे जैसे वो गाड़ी उसके पास आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई तांत्रिक है, बड़े से बाल,
काले रंग के वस्त्र, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं। ये सोचते हैं कि भाई ये पागल है क्या, कैब को लिफ्ट दे रहा है, फिर भी रोकूं गाड़ी। इसने कहाँ जाना होगा, कहाँ पे जाना होगा, छोड़ पड़ा। दिल मान रहा था, दिमाग मना कर रहा था, कशमकश चल रही थी। पर पता नहीं क्या होता है कि बिल्कुल उसके पास आकर गाड़ी रोक देते हैं। शीशा नीचे करते हैं। बाबा कहता है, अरे भाई मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। काफ़ी गाड़ियों को मैंने कहा, कैब मैंने बुक भी करा की, बता रहे मुझे देख के मना कर देते हैं। अरे यार ले जा ले जा। ये कहते हैं, नहीं 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 बाबा मैं अब घर जा रहा हूँ। अरे भाई ले जा भाई, माना कर ले जा। अरे नहीं नहीं, अरे 4 गुना दूंगा पैसे। जैसे ये 4 गुना कहते हैं तो इनके कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा बाबा जाना कहाँ पे है? करनाल। अरे करनाल भाई, बाहर नहीं जाऊंगा, दिल्ली के अंदर बताओ। अरे 4 गुना, 5 गुना ले लेना भाई, करनाल के पास थोड़ी सी आगे जाके जगह है, मेरा जाना बड़ा जरूरी है, 5 गुना ले लेना। अब ये सोचते हैं कि भाई 5 गुना, दिहाड़ी अच्छी आ गई। कहते हैं कि भाई बाबा जी बात ऐसी है, पैसे पहले लूंगा उसके बाद फिर मैं। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। डील डन होती है। बाबा गाड़ी के अंदर बैठते हैं। बाबे का हुलिया तो सच में बहुत ही अजीब था। तो इनको था भाई पहले पैसे ले लूँ, बाद में पता नहीं कहाँ जाकर मुझे उतारेगा। अब जब तक ये गाड़ी चलती जा रही थी, धीरे धीरे कुछ समय बाद गाड़ी करनाल की ओर पहुंची। तो अब एक मेन रोड पर गाड़ी रोकते हैं जहाँ से करनाल शुरू होता है, और ये कहते हैं कि बाबा ठीक है। कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कहा था ना कुछ आगे जाके है। तो ये इशारा करता है किसी एक रोड की तरफ जो थोड़ी सी सुनसान लग रही थी। अरे भाई मैं नहीं वहाँ पे जाऊँगा, आपने मुझे करनाल कहा था, मैंने करनाल आपको उतार लिया, अब इससे उतरो जल्दी से गाड़ी से। बाबा कहता है कि मैं तुझे कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, अरे ये ले 2,000 और ले ले। अब ये सोच रहे थे कि भाई इतना ज़रूरी क्या काम हो रहा है, ये तो पैसे मेरे पर बरसा रहा है। खैर ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैंग वाला चक्कर हो। नहीं 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 नहीं, जल्दी में लग रहा है, कशमकश थी, क्या करूं क्या ना करूं। सोचते हैं छोड़ दो। अच्छा बाबा ये बताओ कितने किलोमीटर दूर है? अरे यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है ज़्यादा से ज़्यादा। खैर बात मान ली जाती है, गाड़ी घुमा ली जाती है उस शायद गांव के रास्ते में। और अब ये गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ता टूटा फूटा शुरू हो चुका था। फिर एक जगह पे आकर बाबा कहता है, रुक 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 रुक, यहाँ पे उतरना बस मैंने। वो देखते हैं कि एक टूटी सी दीवार थी, आसपास खेत थे। अरे बाबा यहाँ पर कहाँ पे रुकोगे? अरे भाई मैंने कह दिया ना मैंने यहाँ पे रुकना बस। और बस हो गया ना, तेरा पैसा क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ बाबा हो गया, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो अपना झोला उठाता है, जल्दी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है। अमावस की रात थी, ये भी गाड़ी घुमाते हैं। साइड मिरर से देख रहे थे, और देखते ही देखते वो बाबा अंधेरे में गायब हो जाता है। बहुत अजीब लगता है इनको कि भाई ये यहाँ पे क्या करेगा, तांत्रिक है और इतनी जगह में। अचानक इनका ध्यान एक बोर्ड की तरफ जाता है। लाइट चलाते हैं, ध्यान से देखते, अच्छा शमशान घाट। तो इसने कुछ क्रिया करनी होगी, इसलिए तो इतनी जल्दी में। भाई मैं भी जल्दी से भागूं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई सामान मेरा सिस्टम जो है वो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुझे मेरे पीछे को पड़ जाए। अब ना ये गाड़ी थोड़ी सी तेज भगा रहे थे, और अचानक एक स्पीड ब्रेकर आता है, बड़ा स्पीड ब्रेकर था जिस पर इनका ध्यान इतना नहीं किया। जब पास है तो उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, तब तक स्पीड ब्रेकर बड़ा आ चुका था। तो गाड़ी जैसे उछलती है ना, वैसे ही गाड़ी उछली, और उनको अचानक से ऐसा कुछ महसूस हुआ कि पिछली सीट से कुछ गिरा है। ये अचानक आता है कि क्या गिरा क्या गिरा। सोचते हैं कि भाई इस समय मैं सुनसान में तो गाड़ी रोकूंगा नहीं, आगे जाके देखता हूँ, लेकिन अगर कुछ तांत्रिक हुआ भाड़ में जाए, जो होगा फेंक दूंगा। अब ना ये गाड़ी भगाते जा रहे थे, गाड़ी हाईवे पर आती है। हाईवे पर आकर ये सोचते हैं भाई अच्छा सा खाना खाते हैं, आज मोटी दिहाड़ी पड़ी है, अच्छा सा खाना खाते हैं। ये ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं, सोचते हैं कि भाई वो भी देख लूँगा क्या गिरा है। अब जब ये पिछला दरवाज़ा खोलते हैं, अंधेरे में इनको नज़र नहीं आता, लाइट जलाते हैं अंदर से, और देखते हैं एक कपड़ा सा पड़ा हुआ था। ध्यान से देखते हैं, उठाते हैं, कुछ भारी लग रहा था। काले कपड़े से ये चीज़ महसूस हो रही थी कि उसी तांत्रिक की कोई चीज़ होगी, खोलूं या ना खोलूं, इसी कशमकश में थे। लेकिन सोचते हैं कि खोल लेता हूँ। जैसे उसको घुमाते हैं ना, उस पर लाल से धागे की सिलाई थी, जैसे किसी का चेहरा बना हो। अब ये फिर सोच रहे थे कि भाई कुछ रिस्क तो नहीं, अरे खोलने में क्या रिस्क है। कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ जैसे किताब जैसा है। अब ये धीरे से उसको खोलते हैं, काले रंग की किताब,
बिल्कुल काले रंग की जिल्द, और उस जिल्द पर भी वैसे ही नक्काशी की हुई थी जैसी उस कपड़े पर की हुई थी। अब ना इनको थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि भाई ये कुछ अजीब सी चीज़ है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, वापस नहीं यार, वापस क्यों जाऊँगा भाई, अगर कुछ वहाँ पर हो गया और वो पता नहीं कहाँ पर जाकर बैठ गया, मैं शमशान घाट में थोड़ी जाकर बैठूंगा या उसको ढूंढूंगा वहाँ पे। नहीं नहीं भाई, वो फ़ोन नंबर वगैरह तो उसका है नहीं, उसने कौन सा बुक की थी। तो अब दो ही चीज़ें हैं, या तो मैं इसको फेंक दूँ या तो फिर इसको मैं रखूँ, पर रख के करूँगा क्या, ये तो तांत्रिकों का चीज़ है। चलो ऐसा करता हूँ, पहले खाना खाता हूँ, फिर दिमाग काम करेगा। ये उस किताब को वहीं पर रखते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी सी तंदुरुस्त, मतलब दिमाग तंदुरुस्त होता है। अब गाड़ी में बैठते हैं, चलने से पहले अब उस किताब की तरफ देखते हैं, लाइट जलाते हैं। पहला पन्ना, तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र, अरे ये तो तांत्रिक का ही सारा सामान है, मेरे किस काम का। अरे दो तीन पन्ने खोलते हैं, लिखा हिंदी में था, लेकिन ये मेरे किस काम का हो सकता है। पर तांत्रिक, अरे तांत्रिक कौन सा पहले दिन तांत्रिक बन गया था, वो भी तो इन्हीं चीजों को देखकर तांत्रिक बना होगा। अब ना ये धीरे धीरे बुक को देखना शुरू करते हैं, वहां पर अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं थी, वशीकरण क्रियाएं, स्तंभन क्रियाएं, मारण क्रियाएं, नुकसान देने की किसी को क्रियाएं, किसी से नुकसान की भरपाई करने की क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं, किस तरीके से खुद को पहले उस चीज को साधना होता है, फिर किसी पर ढालना होता है, सब कुछ था। धीरे धीरे ये सिर्फ उसकी हेडलाइंस को देखकर ही इंटरेस्ट में आ रहे थे कि ये सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ चल रहा था। जो बदले की आग धीरे धीरे बुझ रही थी, वो फिर से जलनी शुरू हो चुकी थी इस किताब को देखकर, कि क्या ऐसा भी हो सकता है, सच में हो सकता है। अगर हो गया तो मेरे बीते दिन वापिस आ जाएंगे। बीते दिन, कौन से बीते दिन, क्योंकि इनका बीता हुआ पल, इनका पास्ट काफी अच्छा था, लेकिन इनके बड़े भाई के धोखे ने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। किस बात का, वो था इनकी पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी घर। इनके पिताजी वो भी बड़े नेक इंसान थे, लेकिन उनकी अच्छाई का जो फायदा था इनके बड़े बेटे यानी कि बड़े भाई ने उठाया, और ये भी बहुत नेक थे उस समय। जो भी बड़ा भाई करता, कभी भी इस चीज पर ना ये कोई किंतु परंतु करते, और उनके ना पिता करते किंतु परंतु। धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीन सब कुछ हड़प लिया, और जब पिता की मौत हुई तो इनको और इनकी माँ को, यानी कि अपनी ही माँ को भी घर से निकाल दिया। कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन क्या करते, जब सब कुछ पिता के रहते हुए ही सब कुछ इनके नाम हुआ था, जो पिता को भी शायद नहीं पता था, कुछ नहीं किया जा सकता था। धोखा मिल चुका था। एक अमीर परिवार का लड़का अब सड़क पर आ चुका था। कुछ सेविंग्स अपनी पर्सनल थी, उस पर्सनल सेविंग से इन्होंने गाड़ी खरीदी, उसकी टैक्सी बनाई, चलाई, एक मकान खरीदा जहाँ पर गुजारा मुश्किल से हो सके। कुछ समय बाद शादी हुई, एक लड़का है, बस यही इनका परिवार था, माँ, पत्नी और एक बच्चा। धीरे धीरे इन्होंने परमात्मा की मर्जी समझकर, किस्मत का खेल समझकर इन चीज़ों को भूलना शुरू किया, या भूले नहीं थे, बस कुछ बंद संदूकों में दफन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आज ये उस किताब को पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इनकी बदले की भावना फिर से जागृत हो रही थी कि मैं अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन संपत्ति, जमीनों जायदाद सब कुछ पा सकता हूँ इस किताब की मदद से। साधना ही तो करनी होगी, मेहनत करूँगा। अब ये धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब घर वापस आ जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, इनको पता लगता है कि कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिससे किसी की मति भ्रष्ट की जा सकती है। हो सकता है कि मेरे भाई ने मेरे पिता की मति भ्रष्ट की हो, मेरी भी करके रखी हो, मुझे पता ही ना लगा हो। आखिर क्यों मैं उनकी हर बात को कभी भी टालता नहीं था, आखिर क्यों मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते थे। धीरे धीरे उसने सब कुछ हड़प कर लिया और हम देखते रह गए। आखिर क्यों मैं उसके खिलाफ इतना लड़ भी नहीं सका, आखिर क्यों चुप करके मैं उस घर से निकल गया। लड़ाई करता, मेरी माँ भी मेरे साथ थी, रिश्तेदार भी मेरे साथ थे, तो फिर क्या, कुछ तो कुछ उसने किया होगा, काला जादू किया था। अब
यही सोच के उन्होंने एक साधना, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई इन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करता, आप भी बाद में कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढने लग पड़े किसी के बदले की भावना में। इंसान तब नहीं सोचता, बाद में उसको रियलाइज़ेशन होती है। हो सकता है कि इस किस्से में आगे जो हुआ उसके बाद आप भी ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये एक साधना करनी शुरू करते हैं जहाँ पर था कि 5 बार शमशान घाट में जलती हुई चिता के पास बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है और उस चिता की राख को अपने माथे पर लगाना है, उसका सेवन तक करना है और जब वापस आना है तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। उससे पहले उसकी कई तरह की साधनाएं थी, जैसे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये उन सब पड़ावों को पार कर चुके थे। एक चीज और, इन्होंने शुरू में अपने घर पे ही काला जादू किया। कुछ हल्के फुल्के टोटके थे, जैसे कि आजमाने के लिए कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो सच में कुछ होता भी है कि नहीं, कि मैं वैसे ही शमशान में भागता फिरूं और बाद में कुछ हो ना। वो चीज़ें होने लग पड़ी बखूबी से। यानी हो सकता है कि किसी बात को लेकर इनकी माँ रजामंद ना होती हो, अचानक से रजामंद होगी। पत्नी की किसी बात को लेकर लंबी लड़ाई चल रही हो, पत्नी की लड़ाई बिल्कुल ख़त्म होगी इस चीज़ से। बच्चा जिद्दी हो, बच्चा तो बिल्कुल अब ऐसे बन गया जैसे कि उनका सेवक है। अब ये इनको लगता है कि भाई कारगर चीज़ है, ये तो परमात्मा की कृपा है, मुझे वरदान मिला है परमात्मा से, मैं ये भी करूँगा। अब इन्होंने उस उपाय करने के बारे में सारा प्लान तैयार कर दिया कि इस रात को जाना है तो मैं उस हिसाब से कह दिया करूँगा कि भाई मैं रात को ड्यूटी पर हूँगा, फ़ोन मत करना, ऐसे करके सुबह आ करूँगा। 1 रात निकली, 2 रात निकली, 3 रात निकली। आसान लगता था, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती थी, पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 4 रात निकली, 5वीं रात ये जब साधना कर रहे थे, उठते हैं, उठ के मुड़ने को होते हैं शमशान घाट से, पीछे से आवाज़ आती है, मेरी किताब तो दे जा, अब तो तेरा काम हो गया। ये बिना सोचे समय पीछे देखते हैं, पीछे कोई नहीं था, भ्रम था, माया जाल था। 1 मिनट में फंस गए। इनको जैसे ही महसूस होता है, अब ये भागना शुरू करते हैं और अब इनको ऐसा लग रहा था जैसे मानो पीछे इनके प्रेतों की बारात पड़ चुकी है। ये जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, एक जगह पे जहाँ पर थोड़ा सा भीड़ वगैरह थी वहाँ पर गाड़ी लगाते हैं। साधना इनकी अब पूर्ण नहीं हुई, इसका अंजाम भुगतना पड़ना था। वहाँ पर अंजाम नहीं लिखा था, अगर पूरा ना हो तो उसको कैसे दोबारा से ठीक किया जा सकता है यह भी नहीं लिखा था। लेकिन कहर टूटा इनके परिवार पर। अगले ही दिन इनकी माँ को पैरालाइज हो गया, हॉस्पिटल में गए, खर्चा हुआ, अभी वो अच्छे तरीके से ठीक हुई नहीं थी। इनका बेटा छत से गिरा, सर फटा, लात टूटी, मरते मरते बचा। इनकी पत्नी खामोश ही हो गई। सब कुछ ठीक ठाक, सेवा कर रही थी अपनी सास की, अपने बच्चे की, इनका ध्यान रख रही थी। अचानक से मानो जैसे कुछ देख लिया हो। अब ये रो रहे थे। कहाँ ये अपने उस भाई का बुरा करने चले थे जिसने इनके साथ बुरा किया था, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बुरे का काट बुरा ही नहीं होती। अपने अच्छाई को इन्होंने मार दिया था, जो इनके अंदर ईश्वर बसा हुआ था, परमात्मा खुद बसा था, अच्छाई के रूप में उन्होंने एक पल में मार के शैतान को बिठा दिया था। इनको पता लग चुका था मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई और ये सब कुछ उसी का अंजाम है, कहीं ऐसा ना हो कि मर ना जाए सब। अब ये भागते हैं बाबाओं के पास, फिर कोई करने वाले बाबा मिलते हैं, उनको ये सारी बात बताते हैं। खूब डांट पड़ती है, लेकिन तसल्ली देते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे। इस किताब को जला दो। किताब को जला दिया जाता है। धीरे धीरे जो रेमेडीज वगैरह वो बाबा बताते हैं वो फॉलो करने शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने शुरू भी हो जाते हैं। आज इस बात को कुछ साल हो चुके हैं, जिंदगी की गाड़ी दोबारा फिर से पटरी पर तो आ चुकी है, लेकिन ये पछताते हैं, नहीं करना चाहिए था मुझे। खैर, इससे पहले कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता, उस चीज़ से तो बच गए। अब ये कहते हैं कि मेरे भाई ने जो किया मेरे साथ, मैं तो यही कहूँगा कि हम
कानूनी लड़ाई तो हार चुके हैं, इससे बढ़कर कर भी क्या सकते हैं, बढ़कर करने की कोशिश की और उसका अंजाम क्या हुआ ये सबके साथ। लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस अपने अंदर फिर से परमात्मा को दोबारा जागृत कराऊँ, पाठ पूजा करता हूँ और इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। हाँ, बाबा का शुक्रिया करता हूँ उनकी वजह से, या कहें कि वो एक जरिया बने जिसकी वजह से परमात्मा ने मेरे बच्चों, मेरी पत्नी, मेरी माँ की जान बचाई। नहीं तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। सो ये सबक है उन लोगों के लिए जो बदले की आग में जलते हैं। जलिए, लेकिन बदले की आग में जलने का मतलब ये नहीं किसी का नुकसान करना। खुद इतने बड़े हो जाना कि सामने वाला अपनी औकात में ही ना रहे, उसकी औकात आपके सामने इतनी छोटी हो जाए कि वो खुद माफ़ी मांगता हुआ भागता है। ना भी है तो क्या हो जाएगा, आप इतने बड़े हो चुके होंगे, आपको वो जो नुकसान होगा कुछ महसूस ही नहीं होगा। इसलिए किसी जो लकीर को काट कर नहीं, उसके आगे लंबी लकीर खींच कर ही खुद को सही किया जा सकता है। मैं तो इस चीज़ को मैं विश्वास रखता हूँ, ना कि बदले की आग में जल के। सो ये थे आज के 2 किस्से। उम्मीद है भाई आपको ये पसंद आए होंगे। थोड़ा सा हैप्टिक हो गया भाई, एक दिन में जब 2 शूट करने होते हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन खैर, इससे पहले हम आज का एपिसोड ख़त्म करें तो शुरू करते हैं सिलसिला अपने कमेंट्स का। और त्यौहार आने वाला है, त्योहारों में ये काले जादू वगैरह के किस्से या काले जादू के सीन थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने आप को बचा कर रखिए, परमात्मा की शरण में रहिए। उनकी शरण में रहेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो खुद देख लेंगे, टेंशन ही नहीं इस चीज़ की। और अब हम बात करते हैं, संगीता जी कह रही हैं कि हेलो सुनील भाई, वीडियो में मेरा नाम भी बोल दिया करो, मैं वेट करती हूँ। संगीता जी, इसमें क्या होता है ना, जैसे रोज़ नहीं कहा जा सकता। अब जैसे आप हमने कह दिया हफ्ते 10 दिन बाद फिर बोल दूंगा, बस आप मुझे याद करा देना कमेंट में। देन उसके बाद रवि माजरा जी कह रहे हैं भाई दिवाली वाली हॉरर स्टोरी हो तो लेकर आना प्लीज़। और वो राइटर वाली सेकंड पार्ट, वो राइटर वाला भाई इसी महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। मैं कोई डेट तो कमिट नहीं कर सकता, लेकिन भाई दिवाली वाला बताऊँ क्या चीज़ है। मतलब बनानी हो तो मैं खुद बना लूँगा, लेकिन मैंने एक बार कहा था कि मैं चीज़ों को लेकर ऐसे नहीं करता कि त्योहारों को टारगेट करके कि भाई नया साल आ रहा तो उसके लिए कहानी बना दी। शिवरात्रि की कहानी वो भी अचानक मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने कहा कि जैसे अपने नॉन में हुई थी तो मैंने बोल दी। लेकिन अब कोई इनकेस आ गई तो ठीक है, लेकिन स्पेशल तो भाई फिर यही तो मेरे और बाकी चैनल में फ़र्क है। अभी अब देखना बाकी हॉरर चैनल सब पे दिवाली का किस्सा आएगा। ऐसे कौन से किस्से हैं भाई जो दिवाली वाले दिन, नवे साल के दिन, क्रिसमस में, होली में खुद ब खुद आ जाते हैं। तो अपनी कोशिश होती है कि जो जस्टिफिकेशन दे सके। इन केस कोई आया, मैं किसी चैनल को टारगेट नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ कि इन केस कोई आया तो ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे पास 10 किस्से दिवाली के हो तो मैं भी सोचूं कि चलो दिवाली आएगी तब बोलेंगे, लेकिन मैं ऐसे रखता नहीं हूँ होल्ड करके। तो रवि माजरा जी, लेट्स सी। मीट के गेमर्स कह रहे हैं जय श्री कृष्णा जी। अघोरी तांत्रिक जी हमेशा कहते हैं हर हर महादेव। राम प्रसाद पारिक, हर हर महादेव जी। और हिम्मत जी कह रहे हैं सत श्री अकाल, 44 नंबर पर हाजिरी। वर्चुअल 5 फैक्ट्स कह रहे हैं राम राम सुनील भाई, राम राम जी। जतिन त्रिपाठी जी कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। आई रियली लाइक योर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, योर वर्ड्स गिव अ रियल ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी, लव इट, कीप इट अप ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे बड़े भाइयों से जब ये अप्रिसिएशन सुनने को मिलती है तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये जो रोज़ का सिलसिला चल रहा है ना कहानियाँ का, सच कहूँ भाई मेरी उतनी औकात नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे चल रहा है, सच कह रहा हूँ। अगर पता करना हो तो मुझे लगता है कि एक चीज़ पर मैं जाकर कंक्लूजन निकालूंगा कि ये सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ, कहने के लिए नहीं कह रहा मैं कि भाई जैसे फैमिली है ऐसा ऐसा नहीं। देखो, मैंने मई में शायद कहा था कि शायद मेरे कुछ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब मैं शायद वो आपसे रोज़ नई कहानी नरेट कर पाऊँगा। और देखो क्या हुआ, मतलब तब कुछ दिन मैंने ऑडियो फॉर्मेट में जरूर की, लेकिन सिलसिला नहीं टूटा। और अब जो इश्यूज हैं वो और विकराल रूप ले चुके हैं, उससे और भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्या शक्ति है जो मुझे कंटिन्यू करने के लिए मजबूर कर रही है। और मैं सिर्फ उनके सामने यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करा रहे हैं तो जो मेरे इश्यूज हैं उनका भी रिजोल्व कीजिए, ताकि ये सिलसिला जारी रख सकें। और ये सब आप व्यूज़ है ना, आपकी जो दुआएं हैं, जो आपकी
एक कसक है कि भाई सुनील का जो एपिसोड है रोज़ देखना है, तो उसकी वजह से मुझे अंदर से, जब मैं जिस दिन मेरा मन नहीं होता ना कि मैं आज नहीं करूँगा, तो मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे। तो वो सिलसिला जारी रख रहा हूँ। अदरवाइज़ कई ऐसे, अभी भी ऐसे कई चल रहे हैं जिसकी वजह से शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ, लेकिन आप कराए जा रहे हैं और कंटिन्यू रहेगा जब तक जान है। जिस दिन नहीं आएगा ना, समझ लेना कि हिसाब तब हो गया। अदरवाइज ऐसा कुछ सीन नहीं है, जब तक होगा चलता रहेगा। और आई होप यही आज के कुछ थे जिन्होंने जो मैंने करने थे। बाकी मैं ऑलमोस्ट अब जैसे रेगुलरली कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने किए। और हाँ सच, मुर्दों का बच्चों का कब्रिस्तान नया मेंबर्स ओनली एपिसोड अपलोड हुआ है, जिसमें रियल फुटेजेस हैं। तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर कंसीडर कीजिए अगर आप हटके कुछ कहानियाँ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और उस लोकेशन पर मैं भी गया। तो मेंबरशिप में आप जाकर, ये जो आपको थंबनेल मिल रहा होगा, जाकर इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और 29 रुपये मात्र महीने का चार्ज है, जो कि नेग्लिजिबल है आपके लिए भी मेरे हिसाब से। 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको पड़ेगा। और इसके अलग, इस सिलसिले के अलग आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कंटेंट पसंद आ रहा है। और कंटेंट, जैसा मैंने कहा कि भाई सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा, भोले बाबा जी की कृपा जारी रही, जो रहेगी ऐसा नहीं है। तो और चीज़ें जो हैं वो अब आने वाले समय में आने वाली हैं, जिसकी तैयारी तो मैं कर रहा हूँ। देखो इम्प्लीमेंटेशन कब होती है, देखते हैं कैसे चीज़ चलती हैं। सो आई होप आपको आज के किस्से पसंद आए हैं। दुआ कीजिए कि भाई के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। आपकी दुआओं में बड़ा दम है, मैंने देखा है। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए।